हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी केमिस्ट्री। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी केमिस्ट्री के ओल्ड ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए वन बाय वन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कार्बन 14 डेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑफ द फ्रैक्शन दैट। जो आपका कार्बन 14 डेटिंग मेथड होता है वो किसके फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो देखिए, जो आपका कार्बन 14 डेटिंग मेथड होता है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड करता है, C12 और C14 के फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जब कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 14 जो आपका होता है रेडियो एक्टिव होता है। एंड आफ्टर सम टाइम इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो रिड्यूज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे इसकी कंसनट्रेशन रिड्यूस होना स्टार्ट होगी, इस फ्रैक्शन में क्या आएगा, चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका कार्बन 12 होता है वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है। और नॉन रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसकी जो कंसनट्रेशन है, इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। कांस्टेंट बना रहता है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कार्बन 14 का जो अमाउंट होगा वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और कार्बन 12 का जो अमाउंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। तो जो कार्बन डेटिंग मेथड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर, द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर देन आइस इज ड्यू टू। जो आपका वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से, वो सॉरी, जो आपका वाटर होता है उसकी डेंसिटी आइस से ज़्यादा होती है, इसका रीज़न हमें बताना है। तो देखिए, जो आपका वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो पानी की डेंसिटी है वो आइस से ज़्यादा हो जाती है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी। तो इसका रीज़न आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, पानी के अंदर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो डेंसिटी है वो किसकी ज़्यादा हो जाएगी, पानी की ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू आइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सीओ, सीओ के साथ कौन सा आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा सीओ के साथ। तो देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो चलिए देख लेते हैं सबके पास क्या क्या इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम सीओ के ही इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। सीओ के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। अब वन बाय वन हम सभी को चेक कर लेते हैं किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। चलिए O2 नेगेटिव की बात कर लेते हैं। O2 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के, और एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 17। O2 पॉजिटिव देख लेते हैं। O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। N2 पॉजिटिव को देख लेते हैं। N2 पॉजिटिव, एक नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो -1 कर देंगे तो हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव क्या हो जाएगा, 6 कार्बन के और 7 नाइट्रोजन के, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो 1 ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा Cn है, Cn के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, और जो आपका CO है उसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं CO इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, CO इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Cn नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका Cn नेगेटिव है वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, CO के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाईली प्योर सिलिकॉन,
वो कौन सा मेथड है जिससे हम हाईली प्योर सिलिकॉन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा मेथड अच्छा रहेगा। देखिए जो आपका सिलिकॉन है उसको हम जोन रिफाइनिंग से हाईली प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। हाईली प्योर फॉर्म में इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, इस तरह से एक रोड होती है जिसमें आपका सिलिकॉन रहेगा, मेटल रहेगा, और इसमें क्या रहेंगी, इम्प्योरिटीज रहेंगी। यहाँ पे इसके नीचे से क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिससे इम्प्योरिटी मेल्ट होके एक कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाती है, और जिसको बाद में क्या कर देते हैं, कट डाउन कर देते हैं, जिससे हमको हाईली प्योर सिलिकॉन मिल जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ अ कोलाइड डिपेंड्स अपॉन। जो कोगुलेशन जो पावर होती है किसी आयन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए जो आपकी कोगुलेशन पावर होती है किसी आयन की, आयन आपका कैटायन या फिर एनायन हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ वो चार्ज पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसकी कोगुलेशन पावर हो जाएगी। ठीक है, तो कोगुलेशन पावर किस पर डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी बात, जो कोगुलेशन पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करेगी और चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा फोर्थ, बोथ मैग्नीट्यूड एंड चार्ज। तो कोगुलेशन पावर मैग्नीट्यूड और चार्ज दोनों के ऊपर ही डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कमर्शियल गैसोलाइन कंसिस्ट ऑफ। जो आपकी कमर्शियल गैसोलाइन होती है वो किससे बनी होती है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो कमर्शियल गैसोलाइन होती है वो किससे बनी होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो आपकी कमर्शियल गैसोलाइन होता है उसके अंदर ब्रांच हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, आपके ब्रांच हाइड्रोकार्बन होते हैं। ब्रांच हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आएगा फर्स्ट। ठीक है, ब्रांच हाइड्रोकार्बन होने का रीज़न इसलिए ये भी है कि जो आपके ब्रांच हाइड्रोकार्बन होते हैं ये हाईली वोलाटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके हाईली वोलाटाइल भी होते हैं, जिसकी वजह से इसको गैसोलाइन में हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, हाईली वोलाटाइल रहेंगे, और ये कैसे रहेंगे, ब्रांच हाइड्रोकार्बन रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें से पूछा जा रहा है द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू। जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है और जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है वो एक दूसरे से अलग होते हैं किसकी वजह से। तो देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज अल्फा ग्लूकोज। ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज, और ये आपका हो जाएगा बीटा ग्लूकोज। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब इसमें हम देख सकते हैं ये अल्फा और बीटा अलग अलग है, और इसमें क्या है, जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, चेंज है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, चेंज है। इसमें जो OH ग्रुप है वो डाउनवर्ड है, और इसमें जो OH ग्रुप है वो अप साइड है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, चेंज है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है और जो बीटा डी ग्लूकोज है वो किसकी वजह से डिफर होता है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिफर होता है, और ये एनोमेरिक सेंटर पे चेंज होता है। ठीक है, किसके ऊपर चेंज होता है, एनोमेरिक सेंटर। दिस इज एनोमेरिक सेंटर, इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक सेंटर। एनोमेरिक सेंटर जो चेंज आता है किसके ऊपर आता है, एनोमेरिक सेंटर के ऊपर चेंज आता है,
इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन इजली अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट से, या फिर इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसके ऊपर इजली कोई इलेक्ट्रोलाइट अटैक करेगा। दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट किसके ऊपर इजीली अटैक करेगा, इलेक्ट्रोलाइट, इसको इलेक्ट्रोफाइल कर लीजिए यहाँ पे, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि किसके ऊपर इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें CH3 ग्रुप की, अगर हम बात करें CH3 ग्रुप की, CH3 ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, CH3 ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। तो जो CH3 ग्रुप होगा वो बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। जहाँ पर CH3 ग्रुप होगा वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और कोई इलेक्ट्रोफाइल इजीली इसके ऊपर आके अटैक कर सकता है। अगर हम बात करें दूसरे कंपाउंड की, तो यहाँ पे जो Cl लगा है, Cl इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आके अटैक ईजिली नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जो NO2 ग्रुप है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजीली यहाँ पे आके अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, थर्ड ऑप्शन में इजीली अटैक हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेडियोएक्टिव डीके एन इमिटेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम। जब रेडियोएक्टिव डीके होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ से निकलता है। तो देखिए जब रेडियोएक्टिव डीके होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ से आता है, वो न्यूक्लियस से आता है। वो कहाँ से आता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम से आता है। तो कहाँ से रिलीज होगा हमारा, न्यूक्लियस ऑफ एटम से रिलीज होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से पूछा जा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। गैडोलिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है। तो देखिए जो आपका गैडोलिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 64 है, और अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हम लिख लेते हैं। दिस इज जीनोन, जीनोन 4f7 4f7 5d1 एंड 6s2। इसमें क्या चेंज होता है कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, d ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। रीज़न ये होता है कि जो आपका f सबसेल है वो क्या हो जाता है, आपका हाफ फिल्ड हो जाता है। हाफ फिल्ड होने की वजह से जो आपका f ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें लेंथेनाइड की, तो लेंथेनाइड में सीरियम, गैडोलिनियम एंड लुटेशियम, इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। इन तीनों में ही d ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये तीन एक्सेप्शनल केस है लेंथेनाइड में, जिनमें d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 4f7 5d1 एंड 6s2। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा आपका, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। बेकेलाइट किसके रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए आपको चार ऑप्शन दिए गए, यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड फिनोल, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड नन ऑफ अबव। तो देखिए जो बेकेलाइट होता है वो किससे बनता है, फिनोल से बनता है। बेकेलाइट किससे बनता है, फिनोल से और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो फिनोल लेना है हमने, फिनोल, फिनोल लेना है
और साथ में क्या लेना है आपको, फॉर्मल्डिहाइड लेना है, जिससे क्या बनेगा हमारा बेकेलाइट बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही है। तो बेसिक जो यूनिट रहेंगी बेकेलाइट की, वो क्या क्या रहेंगी हमारी, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। चलिए, जो आपका बेकेलाइट होता है उसको हम कंडेंस पॉलीमर भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपका बेकेलाइट होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंस पॉलीमर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एल्काइन इज ड्यू टू, जो आपका एल्काइन होता है उसकी जो सिलेंड्रिकल शेप होती है उसका रीजन हमें बताना है। तो बना लेते हैं हम यहाँ पे एल्काइन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एल्काइन इज लाइक दैट, दिस इज एल्काइन। एल्काइन के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो आपका एल्काइन होता है उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल क्यों होता है। तो जो एल्काइन है हमें कैसे दिखाई दे रहा है, एक सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है, दिस इज लाइक अ सिलेंडर, इस तरह से एक सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि जो आपका एल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ट्रिपल बॉन्ड में हम जानते हैं कि जब ट्रिपल बॉन्ड आता है उसके अंदर एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दो बॉन्ड पाई होते हैं। तो एल्काइन के अंदर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस that the biological process the responsible element for oxidation of water to O2, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पानी को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज करता है। हमें बताना है इनमें से वो कौन सा मेटल है जो पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन में। तो चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन सा मेटल रहेगा जो ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर को ऑक्सीजन में। तो जो सही आंसर इसका रहेगा जो एमन होता है, एमन मैग्नीज। जो आपका मैग्नीज होता है वो क्या करता है, कोफैक्टर होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में काम करता है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या काम करता है, ये H2O को ऑक्सीडाइज करता है O2 में, ठीक है। तो जो आपका एमन होगा वो एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और हम बोल सकते हैं ये एक को फैक्टर रहेगा H2O को O2 में ऑक्सीडाइज करने में, और ये किस में रहेगा, हमारा फोटोसिंथेसिस में ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द कंपाउंड ऑब्टेन बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइड, जस्ट 1 मिनट। चलिए हमसे बोला जा रहा है द कंपाउंड ऑब्टेन बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइड। तो हमें अमाइड लेना है, इसको आप चेंज कर लीजिए, दिस इज प्राइमरी अमीन, इसको आप कर लीजिए ऊपर क्वेश्चन में, इसको चेंज कर लीजिए, दिस इज प्राइमरी अमीन। चलिए प्राइमरी अमीन है, RnH2 है, उसकी रिएक्शन करा रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ CH Cl3 एंड QH के साथ, और हमसे पूछ रहा है कि क्या बनेगा। तो हमको दिया गया एक अमाइड बनता है, एक एल्काइल हैलाइड बनता है, थर्ड दे रहा है एन अमाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड, और फोर्थ हमको दे रहा है नन ऑफ द अबव।
तो देखिए जब ये रिएक्शन होती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, द फाइनल प्रोडक्ट इज आर एन सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमील बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन इसको बोला जाता है। और इस रिएक्शन का नाम भी कार्बाइल अमीन रिएक्शन ही होता है। और इसमें क्या बनता है, आर एन सी बन जाता है। और इनमें से ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, द फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, और डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव। तो चलिए देख लीजिए, अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इजल टू वॉट, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। डेल्टा जी हमारा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी तभी नेगेटिव आएगा अगर इस पूरे की वैल्यू किसी में आई नेगेटिव में आई। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये पूरी वैल्यू किसी में आ रही है नेगेटिव में, तब डेल्टा जी भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, BCl3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल वेयर एज NCl3 इज अ पिरामिडल। तो देखिए अगर हम BCl3 की बात करें तो BCl3 में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है, अगर हम BCl3 की बात करें तो BCl3 में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आपकी sp2 आएगी। BCl3 में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp2 आएगी, और sp2 जो होता है हमारा क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं NCl3 की। अगर हम NCl3 की बात करें तो इसमें जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3 आएगी। NCl3 में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3 आएगी, और जो sp3 होता है उसका स्ट्रक्चर होता है आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें शेप की, तो इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ लोन पेयर। इस लोन पेयर होने की वजह से इसका जो शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। इसका जो शेप रहेगा वो कैसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, पिरामिडल शेप। चलिए अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमको दे दिए गए हैं। ऑप्शन में देखिए, BCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन NCl बॉन्ड, BCl बॉन्ड is more covalent than BCl bond, नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरॉन एटम। और लास्ट ऑप्शन आप देखिए, BCl3 हैज नो लोन पेयर। ठीक है, BCl3 के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, बट NCl3 हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमें लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। BCl3 के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, लेकिन NCl3 के पास एक लोन पेयर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, इनमें से कौन है जो यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए। तो देखिए आपका जो पॉलीटेट्रा पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन होता है, उसको हम यूज़ करते हैं किसमें, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, जिसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज टेफ्लॉन।
जो आपका टेफ्लॉन है या फिर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, इसको हम यूज़ करेंगे एज अ नॉन स्टिक कुकवेयर में बनाने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद जो हमसे पूछा जा रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन अ कैटलिस्ट, एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या काम करता है। तो हमको कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, डिक्रीज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सेकंड, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। थर्ड है रिड्यूस एंथैल्पी। फोर्थ है डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा सही है जिसको हमें देखना है। तो देखिए, रेट कांस्टेंट को डिक्रीज नहीं करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ये एंथैल्पी के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता है। और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एंटी मार्कोनियो एडिशन ऑफ HBr को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए, जो आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन होती है, जो आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन होती है, उसमें मार्कोनी या फिर एंटी मार्कोनियो रूल फॉलो नहीं होते हैं। तो चलिए हम सभी का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। जिसमें भी एल्कीन सिमेट्रिकल होगी उसमें एंटी मार्कोनियोफ या फिर मार्कोनियोफ रूल अप्लाई नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन लिख देते हैं। चलिए पहला ऑप्शन देख लीजिए, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, ब्यूट 2 इन। अब इस एल्कीन में आप देख सकते हैं दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, ये दोनों तरफ ही क्या है, सिमेट्रिकल है। एल्कीन के दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं। इसको हम हाइड्रोजन कर लेते हैं, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। तो देख लीजिए यहाँ पे दोनों साइड क्या है, सिमेट्रिकल ग्रुप लगे हैं। अगर सिमेट्रिकल ग्रुप लगे इसका मतलब इसके अंदर एंटी मार्कोनिफ या फिर मार्कोनिफ रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर आप इन स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ब्यूट 1 इन बनाते हैं, ब्यूट 1 इन बनाते हैं, इस केस में क्या होगा आपका कि जो आपकी एल्कीन रहेगी वो अनसिमेट्रिकल रहेगी। इस बार जो आपकी एल्कीन है वो क्या रहेगी, अनसिमेट्रिकल रहने वाली है इस तरह से। तो इसमें मार्कोनिफ रूल या फिर एंटी मार्कोनिफ रूल अप्लाई होगा। मार्कोनिफ रूल या फिर एंटी मार्कोनिफ रूल कब अप्लाई नहीं होगा, जब हमारी एल्कीन क्या होगी, सिमेट्रिकल। तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सी एक ड्रग है जो क्या है आपकी जो एडिक्शन नहीं करती है, जो जिसका एडिक्शन हमें नहीं होता है। इनमें से कौन सी एनाल्जेसिक मेडिसिन है जिसका एडिक्शन नहीं होता है। तो क्या होगी हमारी एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनोल। ये क्या हो जाएगी हमारी एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनोल। एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनोल एक ऐसी एनाल्जेसिक होता है जो जिसका एडिक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, इनमें से किसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाता है। अगर आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। 11 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 1.5 और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर हम ऊपर जाएं, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2.5 हो जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाता है और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए
जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसको हम याद रख सकते हैं, जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो 0.5 का रिडक्शन कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम ऊपर जा रहे हैं तब भी 0.5 का हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो हमको इस वाले को ध्यान रखना चाहिए, जब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। उससे नीचे जाने पर भी 0.5 डिक्रीज करते चले जाएंगे और ऊपर जाने पर भी हम 0.5 का डिक्रीज करते चले जाएंगे। चलिए अब इसको देख लेते हैं। O2 पॉजिटिव को हम देख लेते हैं। O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, तो O2 पॉजिटिव पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 + 8 और -1, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। अब O2 नेगेटिव की बात कर लेते हैं। O2 नेगेटिव 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के, और एक माइनस भी है जो उसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद O2 की बात कर लेते हैं। O2 के पास 8 + 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बोले तो 16 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और O2 2 नेगेटिव की बात कर लेते हैं। O2 2 नेगेटिव, तो O2 2 नेगेटिव क्या हो जाएंगे, 8 + 8 और +2, बोले तो कितना, इट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन। अब इस टेबल से हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है। O2 के लिए या फिर 16 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है। और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है। तो इस टेबल का हम यूज़ कर लेंगे। इस टेबल का यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, इजीली बता पाएंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। अब इसमें हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। यहाँ पे 2.5, जो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन आयनिक सॉलिड विद शॉर्ट की डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर। देखिए जब आपका शॉर्ट की डिफेक्ट होता है किसी सॉलिड के अंदर, तो एक कैटायन और एक एनायन अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। और किसी सॉलिड के अंदर क्या होता है, कैटायन और एनायन की जो वैकेंसी होती है वो बन जाती है। जितने नंबर ऑफ कैटायन यहाँ से रिलीज होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायन भी यहाँ से रिलीज होंगे। तो हम बोल सकते हैं जब शॉर्ट की डिफेक्ट होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, या फिर उनकी वैकेंसी बन जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसीज। अगर बात करें हम फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, एक कैटायन अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाकर लग जाता है, जिसमें डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है। इसमें वैकेंसी तो बनती है लेकिन यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ देता है और किसी दूसरी जगह पे जाकर लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा जा रहा है VRMS पे क्या फ़र्क पड़ेगा, VRMS पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रूट मीन वेलोसिटी पे हम क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है √3RT/m, √3RT/m इसका फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें हम देख सकते हैं जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के, T इज टेम्परेचर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, मान लेते हैं पहले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 27 डिग्री पर 1 थी, और जब हमने 927 डिग्री कर दिया है तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2।
ठीक है, पहले वाले को हमने 1 मान लिया है, दूसरे वाले को हमने 2 मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकाल लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर का हम क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं इस तरह से। तो क्या आ जाएगा, मैंने बताया भाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट टी के। तो अंडर रूट टी हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 927 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं। जैसे हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1200 केल्विन। और जैसे हम इसको चेंज करेंगे केल्विन में, हो जाएगा हमारा 300 केल्विन। अब इसको हम इससे कर देते हैं डिवाइड, तो अंडर रूट आ जाएगा 4, और अंडर रूट 4 की जो वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या होता है, 3RT/m। और इसमें हमने देखा कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया पहले जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी वो 1 थी, बाद में हमने 2 मान ली, और इसको हमने रेशो हमने निकाल लिया है, और सेल्सियस को हमने केल्विन में चेंज किया, तो ये 2 आ गया है। अब इससे हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम क्या आइडिया ले सकते हैं। पहले यहाँ से देख लेते हैं, VRMS 2 अपॉन VRMS इजकल टू क्या, 1 इजकल टू यार 2। ये हमारा 2 आया यहाँ से कैलकुलेट करके। या फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं VRMS 2 इजकल टू 2 इंटू VRMS 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम हो गया। अगर हमने टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस किया है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी हो गई है, 2 टाइम हो गई है पहले वाले के। तो ये क्या हो जाएगा, गेट डबल। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गेट डबल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू। इसमें हमें बताना है कि जो रोल्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, जो आपका रोल्ट लॉ होता है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, मरकरी इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू। जो आपका मरकरी है वो लिक्विड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसका रीजन क्या होता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जो आपका मरकरी है, मरकरी के अंदर क्या रहेगा हमारा, जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, जो आपके मेटेलिक बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। मरकरी के अंदर मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही वीक होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेटेलिक बॉन्ड वीक होने की वजह से और हाई आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से जो मर्क्यूरी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमोनिया इज ड्राइड ओवर। द अमोनिया इज ड्राइड ओवर। इनमें से अमोनिया को किसके ऊपर ड्राई किया जाता है, इनमें से अमोनिया को किसके ऊपर ड्राई किया जाता है। तो देखिए, जो अमोनिया होता है उसको हम क्विक लाइम के ऊपर इसको ड्राई करते हैं। अमोनिया को हम किसके ऊपर ड्राई करते हैं, क्विक लाइम के ऊपर डिपेंड ड्राई करते हैं, क्योंकि अगर हम स्लैक लाइम या फिर कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करने लगते हैं। तो जो सबसे अच्छा मेथड है अमोनिया को ड्राई करने का वो क्या रहेगा, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम के ऊपर हम अमोनिया को ड्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इनमें से किस में डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, AS3, PH3, NH3 और SbH3। देखिए जो आपका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उतना ज़्यादा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। अगर हम बात करें ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो हम इससे बोल सकते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पीएच, एज कम्पेयर टू ASH एंड एज कम्पेयर टू SbH। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, NH में। NH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा NH3। तो ऑप्शन NH3 बिल्कुल करेक्ट है। NH3 में जो डाइपोल मोमेंट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट आयनाइजिंग रेडिएशन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसकी आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 3 रेज हैं यहाँ पे, अल्फा, बीटा, गामा और विजिबल रेज, विजिबल रेज। जो आपकी अल्फा रेज होती है उसकी जो आयनाइजिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अल्फा रे की जो आयनाइजिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर होती है वो गामा रेज की होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज अल्फा रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इनमें से कौन सा कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। देखिए सोडियम के साथ वो कंपाउंड रिएक्शन करता है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है। एक्टिव हाइड्रोजन होने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं CH3 CH2OH। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरे उसमें देख लेते हैं CH3OCH3। इसमें क्या है, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, CH3OCH3। इसमें जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली किसी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं है, इसलिए इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की तो इसमें भी एक एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि OH है, और लास्ट वाले में भी क्या है आपका एक्टिव हाइड्रोजन है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकेंड, क्योंकि इसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन की सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो देखिए एन ब्यूटेन आपका कुछ इस तरह से रहेगा, एन ब्यूटेन, दिस इज एन ब्यूटेन। अगर एन ब्यूटेन की हम बात करें तो एन ब्यूटेन किस तरह से ज़्यादा स्टेबल रहेगा, अगर जो CH3 ग्रुप है वो कहाँ रहे, बहुत ही दूर दूर रहे। CH3 ग्रुप कहाँ रहे, दूर दूर रहे, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अगर हम CH3 को रखें तो ये दूर दूर रहेंगे, और अगर दूर दूर रहेंगे रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब इसमें आप देख सकते हैं जो CH3 ग्रुप है वो एक दूसरे के एंटी हैं, वो एक दूसरे के एंटी है, और साथ में ये स्ट्रक्चर है कैसा है, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड। तो जो आपका एन ब्यूटेन होता है वो किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है, एंटी स्टैगर्ड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल सही है।
दिस इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है, इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। तो देखिए वे ऑक्साइड जिसमें सेंट्रल एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जिसमें सेंट्रल एटम क्या हो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, वो कैसे बिहेव नहीं करेगा, वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें पहले इसमें NO2, तो NO2 में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर +4 है, नाइट्रोजन के ऊपर +4 है। SO2 में सल्फर के ऊपर +4 है, CO2 में कार्बन के ऊपर +4 है, ClO2 में Cl के ऊपर +4 है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो होता है वो +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, जो सल्फर है वो +6 तक दिखा सकता है, कार्बन +4 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता, Cl जो आपका होगा वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन और दे सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन और दे सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, Cl अभी 3 इलेक्ट्रॉन और दे सकता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन +4 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, इसलिए जो CO2 है वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव स्पीसीज इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के नाइट्रेशन में सबसे ज़्यादा सॉरी एक्टिव स्पीस क्या होती है। तो NO2 क्या होता है हमारा, एक एक्टिव स्पीस होता है जो नाइट्रेशन में काम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग खुद कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। KVS PGT, UP PGT, KVS TGT, इन सब से रिलेटेड ये सीरीज़ हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। सो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।